वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो है ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 4 और आज का टॉपिक है मोशंस ऑफ अर्थ, इट मींस पृथ्वी की गतियां। तो आज की वीडियो में पृथ्वी की गतियां और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। जनरली आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण या वार्षिक गति। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है घूर्णन यानी कि रोटेशन। तो पहली प्रकार की जो गति है वो है घूर्णन। इसका दूसरा नाम परिभ्रमण गति भी है, इसको दैनिक गति भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में रोटेशन भी बोलते हैं। दैनिक गति का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो गति है वो डेली बेसिस पर होती है, प्रतिदिन होती है। और घूर्णन इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने अक्ष पर ये घूमती है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। यानी कि जो भी पृथ्वी का एक्स है, एक्सिस है यानी कि जो अक्ष है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति जब घूमती है तो उसको परिभ्रमण गति बोलते हैं। इसी को पृथ्वी की घूर्णन गति भी बोलते हैं, राइट। तो लट्टू की भांति जो घूमने की जो क्रिया है इसको दैनिक गति भी बोलते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, घूर्णन गति क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। अब घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। देखिए, दिन रात होने का पूरा जो टाइम है वो लगभग 24 घंटे है, लेकिन पृथ्वी का जो अपनी घूर्णन गति का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि 24 घंटे में लगभग 4 मिनट यहाँ पर कम पड़ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 23 घंटे 56 मिनट होंगे, ठीक है। तो ये घूर्णन जो गति है उसकी पूरी अवधि है, राइट। तो और एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर यानी कि जो इक्वेटर लाइन है पृथ्वी पर, जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर दिन और रातें समान होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि विषुवत रेखा का जो सूर्य की अपेक्षा कोणीय झुकाव है वो सदैव शून्य होता है, ठीक है। तो वहाँ पर लंबवत किरणें पड़ती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य की जो तिरछी किरणों का जो सापेक्ष कोण है वो अधिक नहीं होता है। तो वहाँ पर आपका दिन रात बराबर हो जाते हैं। जबकि ध्रुवों पर क्या होता है कि ध्रुवों पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कभी कभी 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो जाती हैं, राइट। तो घूर्णन गति के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको समझना चाहिए, वो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एक पॉइंट और आपको समझना चाहिए कि घूर्णन गति से क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं घूर्णन या दैनिक गति के प्रभाव। यानी कि पृथ्वी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में अपनी पूरी एक चक्कर लगा लेती है, अपनी अक्ष पर चक्कर लगाती है, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो दिन और रात का होना। यानी कि जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो किसी एक स्थान पर दिन और रात हो जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यदि आज इस समय इंडिया में रात है तो बिल्कुल पृथ्वी के अगले भाग पर यूएसए में वहाँ पर दिन होगा, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों घूमते दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगाती है चक्कर, तो बाकी के जो पिंड हैं, सूर्य हैं या फिर जितने भी अंतरिक्ष में पिंड हैं, वो उल्टे यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोगों को प्रतीत होते हैं, राइट। तो ये भी घूर्णन गति या दैनिक गति का प्रभाव है। यदि घूर्णन गति नहीं होगी तो इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होगी, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। यानी कि जो घूर्णन गति है इसी की वजह से हवाओं और धाराओं की दिशा का भी बदलाव होता है। और घूर्णन गति के प्रभाव से ही कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती है। तो यहाँ क्या होता है कि घूर्णन गति के कारण विषुवत रेखा के आसपास कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। इसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पर पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, इधर,
ठीक है, इस तरह से पवनें मुड़ जाती हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी पवन है, अगर हम बात करें, अगर कोई भी हवा है, अगर दक्षिणी गोलार्ध से जा रही है तो वो इस तरह से जाएगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते ही इधर मुड़ जाएगी। तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा सीमित तौर पर पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब ज्वार भाटा आता है तो किसी स्थान पर जब एक बार ज्वार आता है तो दोबारा ज्वार आने में कुछ देरी लगती है, कुछ लेट होता है। तो वो जो समय अंतराल है वो घूर्णन गति के कारण ही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो परिक्रमण गति है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो परिभ्रमण गति की बात की गई है तो उसके बारे में कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये आपकी जो स्क्रीन पर दिए गए हैं इनके पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो परिभ्रमण गति में ये सब पॉइंट हो सकते हैं, राइट। अब हम पृथ्वी की दूसरी गति की बात करेंगे जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से रिलेटेड होगी। आज की जो पहली जो टॉपिक है आपकी, इसमें हम लोगों ने बात की घूर्णन गति के बारे में। दूसरा यहाँ पर है परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन सी गति है? अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो आपकी घूर्णन गति है। लेकिन अब जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगेगी, यही पृथ्वी अब सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो ये आपकी परिक्रमण गति हो जाएगी। तो दो तरह की गतियां हो गई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए दिया गया है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे किस तरह की कक्षा है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। वृत्ताकार इस तरह का होता है, बिल्कुल गोल होता है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार अंडाकार लगभग होता है, ठीक है, इस तरह से आपका होता है, राइट। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ये स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि इतना समय एक बार में लगता है, ठीक है। लेकिन शुभदा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, 365 दिन ही मानते हैं कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमण करती है, या फिर वार्षिक गति का इतना समय है, राइट। लेकिन ये जो बाकी के जो घंटे होते हैं 365 के बाद 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि लगभग 6 घंटे, तो ये 6 घंटे प्रत्येक चौथे वर्ष एक 24 घंटे में बदल जाते हैं, ठीक है। 6 × 4 = 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स में क्या हो जाता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो वही जो एक दिन जब बढ़ जाता है तो उसको अधिवर्ष बोलते हैं, या लीप ईयर बोलते हैं, या लौंद का वर्ष बोलते हैं। तब उस वर्ष जो दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन हो जाते हैं। फरवरी में उस दिन एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि 6 घंटे का जो टाइम है वो चौथे वर्ष एक दिन में बदल जाता है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है वो लगभग 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे परिक्रमण या फिर वार्षिक गति के प्रभाव। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो घूर्णन गति थी उसके क्या प्रभाव थे, अब हम लोग बात करेंगे परिक्रमण या वार्षिक गति के क्या प्रभाव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रभाव है वो है दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ठीक है। घूर्णन गति में मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से दिन रात होते हैं, लेकिन वार्षिक गति से क्या होता है, इससे दिन रात छोटे और बड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समय के साथ जो अपना समय काल है वो बढ़ाता रहता है, जो अपने प्रकाश की तीव्रता है वो बढ़ाता रहता है। तो उसकी वजह से दिन रात छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत चमकने लगती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है, ठीक है। और अपोजिट में उसकी जस्ट विपरीत स्थिति होती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति का प्रभाव है। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु आ जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और इसी के विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु आ जाएगी। तो ये ऋतु परिवर्तन भी इसी की वजह से होता है। साथ ही साथ
कर्क और मकर रेखाओं का जो निर्धारण है वो भी वार्षिक गति का प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये भूमध्य रेखा है और ऊपर आपकी कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण इसी की वजह से हुआ है कि इस पॉइंट से, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर जो है सूर्य की लंबवत किरणें नहीं जा सकती हैं, तो वो एक रेखा मान ली गई है। इसी तरह से दक्षिण में भी है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी इसी वार्षिक गति का परिणाम है। राइट, एक और यहाँ पर दिए गए विषुव और उपसौर की स्थिति का होना। तो देखिए उपसौर और अपसौर, ठीक है, यहाँ पर अपसौर आप पढ़िएगा। तो देखिए उपसौर और अपसौर, जब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो निकटतम हो जाती है, ठीक है, तो उपसौर, और बहुत दूरी ज़्यादा हो जाती है तो अपसौर बोलते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो इसी की वजह से होती हैं। राइट, चलिए, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होना भी वार्षिक गति का परिणाम है। तो ये कुछ वार्षिक गति या परिक्रमण गति का परिणाम है, जैसे वार्षिक गति भी बोलते हैं। राइट, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कुछ इस तरह की बाउंडेशन आती है कि सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सन एंड अर्थ, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच में जब चंद्रमा आता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो चंद्रमा की परछाया है, ठीक है, जैसे सूर्य चमक रहा है तो इसकी जो परिछाया है वो पृथ्वी पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो भी लोग होंगे पृथ्वी पर इस पॉइंट पर, तो उनको सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर बोला जाता है कि सूर्य पर ग्रहण लग गया है। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। चलिए इसको देखते हैं पॉइंट वाइज। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई यानी कि छाया पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। राइट, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सन यानी कि सूर्य और अर्थ यानी कि पृथ्वी के बीच जब मून आता है तो ये कंडीशन बनती है सूर्य ग्रहण की। नेक्स्ट यहाँ पर है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण ये प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है, यानी कि जब भी होगा तो अमावस्या को ही होगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर है, जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, जब पूरा सूर्य दिखाई नहीं देगा तो उसको ही पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जो परिधि पर जो डायमंड रिंग बोलती है उसको हीरक वलय भी बोलते हैं, और कोरोना भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य के जो बाहर का कुछ क्षेत्र होता है वो अंगूठी के आकार का चमकता है, तो उसी को बोलते हैं हीरक वलय। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण में क्या है, तो सन, अर्थ एंड मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। राइट, चलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी ना पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से इसको चंद्रमा ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा की रात को ही होगा, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होना ये कोई जो है स्थिति नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा चंद्रमा ढक जाने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जबकि अंशतः ढक जाने पर आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। ये दोनों कंडीशन सूर्य ग्रहण में भी थी। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के जो पॉइंट हैं वो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आप इस तरह से भी याद सकते हैं कि सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखाई नहीं देता है और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।